एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस वीडियो में हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस करेंगे। अब ये ऑफन न्यूज़ में रहता है, ये टर्म काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपली हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल डिमेंशंस हैं उनको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले ना ये समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है जब आप ऐसा कोई एक्शन करते हैं, ऐसा कोई बिहेवियर करते हैं जिससे कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज होती है। तो कोर्ट की एक अथॉरिटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, एक डिग्निटी है जो मेंटेन होना ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी को खतरा पहुंचता है, आप उनकी बात नहीं मानते, आप उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। ये पार है कोर्ट का कि वो आपको कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। ये पार उन्हें क्यों दिया गया है? ताकि हमारे जुडिशियल सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, और अगर कोई भी इन इंस्टीट्यूशंस की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दिया जा सके। तो सिंपल शब्दों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? जब आप कोई ऐसा एक्शन या ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज होती है या आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास पार है कि वो आपको पनिश कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो ये है कि कहाँ कहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉज में हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में लिखा हुआ मिलता है। इस पे आप डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ फोकस एंड सी व्हाट आर द एरियाज वेयर वी फाइंड द मेंशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो देखिए, आपको पता होगा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और उसी के अंदर एक सब क्लॉज है जो कहता है कि यस, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, पर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब इन ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली, हालांकि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। तो पहला प्रोविजन हमें कहाँ मिलता है? 19 क्लॉज 2। देखिए, सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 129। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। ये पार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 129। ऐसे ही वी हैव आर्टिकल 215, जहां पर यही पार हाईकोर्ट को भी दी गई है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 129, हाई कोर्ट 215। अब आपके मन में आएगा, अब व्हाट अबाउट लोअर कोर्ट्स, व्हाट अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? तो यस, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां उनको कंटेम्प्ट के पनिशमेंट के लिए पार दिया गया हो। ये पार हाई कोर्ट का है कि वो लोअर कोर्ट का अगर कंटेम्प्ट हुआ है तो उसका पनिशमेंट भी हाई कोर्ट देंगे। अब इसी के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, लॉ है, जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971। अब इस बात को समझिएगा। देखिए, 129 और 215 में ये पार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे दी गई, पर इस पार को मटीरियलाइज करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए, आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट देने की प्रक्रिया क्या होगी, वो सब हमें मिलता है इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। तो बेसिकली ये एक्ट वो पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां हमें पता लगता है कि कितनी तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, किस तरीके की पेनल्टीज दी जाएगी। तो प्रोविजंस को एप्लीकेबल बनाने के लिए वी हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। तो अगर आपसे पूछें कि कौन कौन से प्रोविजंस में कंटेम्प्ट का मेंशन मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 129 जो सुप्रीम कोर्ट को पार देता है, आर्टिकल 215 जो हाई कोर्ट को पार देता है, और एक्ट कौन सा एक्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। अभी देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट और एक को हम बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। देखिए, सिविल कॉन्टेम्प्ट तब लगता है जब आपने ऐसा कुछ करा है जहां आपने कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करा है। कोर्ट ने आपको कोई डायरेक्शन दिया था, कोई जजमेंट दिया था, कोई ऑर्डर दिया था, और आपने जानबूझ के उस ऑर्डर को डिसओबे किया, नहीं माना, तो इसको बोला जाता है विलफुल डिसओबीडियंस। अब इस बात को समझिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोर्ट आपको सिविल कॉन्टेम्प्ट के तहत पनिश कर सकती है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने आपको कहा था कि भाई देखिए, आपको ये फाइन भरना पड़ेगा, या ये आइटम आप इस पार्टी को रिटर्न कर दीजिए, आपने गलत तरीके से अपने पास रख रखा है। अब आप कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा, राइट, और यहाँ तो मैं नहीं करूंगी, मेरी इच्छा। तो दिस इज सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? विलफुली उनके जजमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? सिविल कॉन्टेम्प्ट, राइट। विलफुल डिसोबीडियंस टर्म याद रखिएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड। देखिए, सेकंड है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अब क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का क्या मतलब होता है? आपके किसी भी एक्शन से अगर कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है, आप उनकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर यू आर स्टॉपिंग देम फ्रॉम कंडक्टिंग देयर जॉब, तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी जॉब में, उनके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जिससे जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो या तो आप उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज स्कैंडलाइजिंग और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, और यू आर डूइंग समथिंग जिससे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स रुक रही हैं, या फिर आप कोर्ट को अपने जस्टिस पूरी तरीके से देने से रोक रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज काउंटेड अंडर क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए किसी ने एक आर्टिकल लिखा, राइट, जिसमें बिना किसी प्रूफ के लिख दिया दैट द जज इज करप्ट और बायस्ड, यू हैव नो एविडेंस। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द जज। और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और आप खड़े होकर चिल्लाने लगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप टमाटर फेंकने लगे। ऑल ऑफ दिस is considered under criminal contempt. One, because it is lowering the dignity of the court. Second, because आप obstruct कर रहे हैं कोर्ट के जॉब में in not letting them fulfill the administration of justice. तो इसको बोला जाता है criminal contempt. अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इफ़ यू आर ओनली रिपोर्टिंग फेयर एंड एक्यूरेट प्रोसीडिंग्स, तो मान लीजिए आप एक रिपोर्टर हैं और एग्जैक्टली वही बता रहे हैं व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट, so this is not contempt of court. As long as the proceedings are reported fairly and accurately, आप उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं ऐड कर रहे, it is not called as contempt of court. In fact, अगर किसी मुद्दे पर डिसीजन आ चुका है, remember it should not be sub judice. Sub judice का क्या मतलब होता है? When the proceeding is still going on. If it is still going on, that is known as sub judice. As long as matter sub judice नहीं है, it is absolutely okay that after the result आप उस पर एक constructive criticism भी दे सकते हैं। So there can be reports saying that the judgment was flawed on these many aspects, but yes, it should be a fair criticism and उसका intention गलत नहीं होना चाहिए, and it should be after the decision has been given. If all of this is taken into consideration, then इसको contempt में calculate नहीं किया जाता. It is not counted as contempt of court. Please remember. Now, what about the punishment, मैम? तो मैंने आपको बोला कि प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, कितने टाइप होते हैं, पनिशमेंट कैसे देना है। All of this we find in the Contempt of Court Act of 1971. So whoever is found guilty, the punishment can be of 6 months or a fine of 2000, या फिर दोनों भी हो सकता है। So there is a provision where if you apologize nicely, both can be waived off. But either 6 months or 2000 or both, or can be waived off also if you give appropriate apology. तो देखिए, 2006 से पहले तक ये क्लॉज नहीं था, but after 2006 there was an amendment through which these two terms were added, truth and good faith, as defense. What do you mean by defense? Let's say you've been charged of contempt of court and you can prove that whatever you said was true. तो ट्रूथ एक क्लॉज बन सकता है कि आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। तो ट्रूथ कैन बी अ डिफेंस दैट वॉट एवर यू सेड वॉज ट्रू इफ यू प्रूव दैट एंड इट वॉज नॉट विथ एनी मिलेशियस इंटेंशन। तो वन, इट वॉज ट्रू, एंड सेकेंड, इट वॉज नॉट विथ एनी मिलेशियस इंटेंशन। अगर ये आपने प्रूव कर दिया
तो दैट कैन बी अ डिफेंस फॉर यू एंड यू विल नॉट बी चार्ज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो बेसिकली ये ऐड किया गया था दैट द कोर्ट में इम्पोज पनिशमेंट्स ओनली इफ यू आर सब्सटैंशियली इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने कोई एक सिंपल सा ऑर्डर आया था, उसको पब्लिश कर दिया. नाउ इससे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सो यू आर नॉट रियली हैम्परिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. So whatever you're doing should be substantial. So if you are doing something जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग सच में रुकी है और आपने उनके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सच में हैम्पर करा है, then of course you can be punished. But if it is a simple act which did not really cause much damage, तो उसको आपको कंटेम्प्ट में काउंट नहीं करना है. यहाँ पे सब्सटैंशियल का मतलब है it should have some impact and not just a small action which was harmless. So if it is a small action which was harmless, you shouldn't be punished for it. So yes, contempt of court mein what is the punishment? 6 months or 2000 or both. Now finally my dear students, after understanding the entire contempt of court proceedings, जो मेजर क्रिटिसिज्म दिए जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट वो देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले ये जो हम कंटेम्प्ट का पूरा प्रोविजन लाए हैं, दैट इज समवेयर colonial in its origin. So it is inspired from the British colonial practices. Interestingly, UK में ही अब ये लॉ नहीं है. So they have done away with these laws. So what ground does it hold that we have contempt of court proceedings in our country? It does not make any sense that we should be having it today. Second, कुछ लोगों का, कुछ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों का ये मानना है that we should keep willful disobedience, that if somebody is not obeying court orders, you should definitely be punished for it, but not for scandalizing the court, right? For speaking against them or for lowering the dignity. It is stretching it too far. So willful disobedience should be there, but not scandalizing the court. This is another opinion. Third opinion is ये जब कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने लगती है, it is judicial overreach. What do you mean by judicial overreach? Judicial overreach means when judiciary is being too active and is crossing into the domains of the legislature and the executive. तो अपने ही contempt के लिए punish करना है, stretching it too far, and it can be considered as judiciary being too active or judicial overreach. एंड फाइनली देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग हैं. ऐसे में दे आर गोइंग टू टेक अप केसेस ऑन कंटेम्प्ट ऑल्सो, so that really increases the already burdensome judiciary's burden. So does it make sense for a judiciary which is so burdened to take these additional contempt of court cases जो सारे प्रोसेस को और ज़्यादा मुश्किल कर दे रहे हैं? So this was about contempt of court, my dear students. A quick recap. We started by understanding what contempt of court is. I told you that there are certain provisions, 3 articles from the Indian Constitution and 1 act which form the basis for contempt of court. There are 2 types of contempt, civil and criminal. We also went on to understand what are the punishments and how in 2006 truth and good faith were added as defense. And finally we understood what are some of the criticisms of the contempt of court proceedings. I hope video helpful था. अब आपको 2 चीज़ें करनी है. One, you have to tell me what do you think. Should we do away with contempt of court, or do you think it is a good idea to continue with it? It is required for judicial institutions' dignity. And second, what you need to do is if you have any questions from this topic with regards to contempt of court, please ask in the comment section and I'll be replying. Happy learning and take care.